हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 पीपीएस का। यूनिट 2 और 1 हम इसके पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हमारा यूनिट 3 का स्टार्टिंग है। और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। आज हम पढ़ने वाले हैं आइटरेशन और लूप, जिसमें हम फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके प्रोग्राम बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, फिर गो टू स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एरे के बारे में, जिसमें एरे नोटेशन, एरे रिप्रेजेंटेशन, एरे मैनिपुलेशन। ठीक है, एरे के टाइप्स पढ़ लेंगे जिसमें वन डी टू डी और मल्टी डायमेंशनल एरे जाता है। फिर कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे पढ़ लेंगे। फिर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, यूनियन पढ़ने वाले हैं, एनम डाटा टाइप पढ़ने वाले हैं। मतलब जितना इस सिलेबस में है हर एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको, हम टॉपिक को। पहला टॉपिक हमारा है लूप्स। ठीक है, लूप्स का यूज क्या होता है? अगर एक ही कोड को फिर ब्लॉक ऑफ कोड या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है, जैसे सपोज मेरा ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको मल्टीपल टाइम हमको एग्जीक्यूट करना है, तो हम इसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप या फिर लूप। फॉर लूप नहीं, लूप। ठीक है, जैसे कि अब आपको आपका नाम प्रिंट करना है 100 टाइम्स। इफ यू वांट टू प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स, देन आपको 100 टाइम प्रिंटअप लिखने की जरूरत ना है। आप प्रिंटअप लिखें एक बार और उसमें लूपिंग लगा दे 100 बार के लिए। ये इसका हेल्प कौन करता है? फॉर लूप हेल्प करता है। इसका पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लूप्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल स्पेसिफिक कंडीशन मीट। जो प्रोग्रामिंग में लूप होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है। कब तक? जब तक कोई कंडीशन हम दें वो मीट ना हो जाए, जब तक कंडीशन मैच ना करे तब तक। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है? फिर हमारा है लूप स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम विदाउट रिपीटेशन ऑफ कोड। मतलब जो लूप स्टेटमेंट है वो हम क्या अलाउ करता है कि ग्रुप ऑफ कोड या फिर मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या फिर कोई एक स्टेटमेंट हमको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है विदाउट कोड को रिपीट किए, मतलब मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना है विदाउट कोड को रिपीट किए, तो हम किसका हेल्प लेंगे? लूप का हेल्प लेंगे। ठीक है, की में जो लूप है मेनली दो प्रकार के हैं और दोनों फर्दर डिवाइड हैं। पहला कौन सा है? एंट्री कंट्रोल्ड लूप, दूसरा है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एंट्री कंट्रोल्ड लूप वो लूप होते हैं जिसका एंट्री पॉइंट पर हमारा कंट्रोल होता है, जिसके एंट्री पॉइंट पर ये डिसाइड होता है कि लूप एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप वो होता है जिसमें लूप का कंट्रोल एग्जिट पॉइंट पर हो, उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल होते हैं दो प्रकार के, फॉर लूप होता है और वाइल लूप होता है, और एग्जिट कंट्रोल में डू वाइल होता है। ठीक है, अब इन मेनली इन तीनों लूप के बारे में पूछता है अच्छे से, तो इन तीनों लूप के बारे में पूछते हैं। एंट्री और एग्जिट कंट्रोल बहुत कम पूछता है, पूछता ही नहीं, मतलब ऐसे हम पढ़ लिए। ठीक है, तो फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? For loop in C programming is a repetition control structure that allow programmer to write a loop that will be executed in specific number of time। इतना हार्ड लिखने का मतलब बस एक ही है, ये इस 3-4 लाइन का मतलब एक ही है कि जो फॉर लूप होता है स्कीम है वो एक लूपिंग स्ट्रक्चर है जो हमको अलाउ करता है कि कोई हमारा प्रोग्राम है उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। ठीक है, मतलब फॉर लूप क्या होता है? हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रन कर सकें, या फिर बोल सकते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ नंबर स्पेसिफाई कर देंगे कि एक बार रन कर कोड को, या फिर 2 बार रन करो, या फिर 3 बार, या फिर 4 बार। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या था? सिंटेक्स फॉर लूप का सिंटेक्स, अगर फॉर लूप हमको लगाना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स में होगा पहले फॉर लूप, पहले फॉर लिखना पड़ेगा, फॉर कीवर्ड। ठीक है, देन उसके बाद पैरेंथेसिस। यहाँ पर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम थोड़ा फिगर में चलते हैं। फिगर में अच्छे समझाया हूँ मैं, मतलब फिगर में अच्छे से दिखाया है, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे? फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, पहले लिखेंगे फॉर, देन उसके बाद करेंगे इनिशियलाइज, मतलब एक कंडीशन लिखेंगे जहाँ से आपका फॉर लूप शुरू होगा। सेकंड में लिखेंगे कंडीशन, सेकंड में वो कंडीशन होता है जहाँ तक हमारा फॉर लूप रन करेगा। और थर्ड में क्या है? अपडेशन, फॉर लूप को अपडेट करेंगे ताकि वो इनफाइनाइट लूप में ना जाए। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या हो गया? पहले फॉर लिखेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, मैंने कहा से हमारा फॉर लूप शुरू होने वाला है। दूसरा कंडीशन, जो कंडीशन चेक करेगा बार बार कि फॉर लूप हमारा रन कर रहा है कि मतलब कहाँ तक रन करेगा। और थर्ड है हमारा अपडेशन, और इन दोनों के बीच में वो रहेगा, क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा आपको। तो पहले क्या किया हम लोग? फॉर लूप को इनिशियलाइज किए, देन उसके बाद सेमी कॉलन लगाएं, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन लिखे हैं जिस कंडीशन को चेक करके फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर हम टर्मिनेशन लगा दिए, मतलब सेमीकोलन लगा दिए। फिर हमारा अपडेट कर दिए एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। देन उसके बाद हम ब्लॉक बना देंगे कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे जो कोड हमको बार बार एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट देख लीजिए। पहले हमारा कंडीशन चेक होगा, पहले फॉर लूप क्या आएगा? कंडीशन चेक करेगा, मतलब टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, देन जो ये ब्लॉक है, कोड वाला ब्लॉक है, ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक,
उसके बाद चल जाएगा अपडेट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को अपडेट करने, एक्सप्रेशन फिर अपडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू हुआ देन ये बार बार रिपीट होगा, अदरवाइज हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। अगर कंडीशन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखेंगे आप यहाँ पर सर्कल बन रहा है, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, इसी सर्कल को हम लूप बोलते हैं। लूप मतलब होता है सर्कल, सर्कल जहाँ से शुरू किया वहीं आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कल। तो लूपिंग फॉर लूप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पहले इसमें इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू हुआ देन कोड अपना हमारा कोड रन होगा फॉर लूप का, फिर अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद अगर फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ब्लॉक ब्लॉक हो जाएगा, मतलब फॉर लूप जो कोड है वो रन कर देगा, फिर अपडेट होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फॉर लूप अच्छे समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे समझेंगे हम। पहले हम आई इक्वल टू जीरो कर दिए, हमारा होगा इनिशियलाइजेशन, मतलब हमारा जो आई है एक आई वेरिएबल है जो फॉर लूप में रहेगा जिसकी वैल्यू जीरो है। और फॉर लूप कब तक रन करना है, फॉर लूप को तब तक रन करना है जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 हो। लेस देन 10 मतलब जब तक फॉर लूप वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब तक वैल्यू 9 तक रहे तब तक इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसे ही वैल्यू 10 से ऊपर जाएगी या फिर 10 होगी तब तक हम फॉर लूप को बंद कर देंगे। मतलब फॉर लूप कितने बार रन होगा, जीरो से लेकर, मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन 9 है तब तक फॉर लूप को रन करना है। पहला हो गया इनिशियलाइजेशन, दूसरा हो गया टेस्ट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, और थर्ड हमारा हो गया अपडेशन, मतलब आई को बार बार अपडेट कर रहे हैं। अपडेट क्यों कर रहे हैं, जब अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा फॉर लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ही गलत माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू जीरो है, फर्स्ट लूप में आई की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या किए, प्रिंट एफ कर दिए, मतलब प्रिंट करा दिए किसको, परसेंट डी आई को प्रिंट करा दिए। फर्स्ट बार में आई की वैल्यू जीरो थी और जीरो जो था वो लेस देन 10 तक, जीरो यहाँ प्रिंट करा दिए। सेकंड में फिर क्या किए, आई की वैल्यू एक बार इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, जीरो से वैल्यू हो जाएगी आई की 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 चेक करेंगे, 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है, फिर यहाँ 1 प्रिंट करा दिए। फिर एक बार वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, 1 से क्या हो गया, आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पर। अब 2 चेक लेस देन 10 है, अगर 2 लेस देन 10 है देन फिर फॉर लूप में एंटर कर दिया, फिर 2 प्रिंट करा दिए यहाँ पर प्रिंट परसेंट डी, मतलब आई की वैल्यू 2 प्रिंट करा दिए। फिर अपडेट किए, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 प्रिंट करा दिए। वैसे ही करते करते 4 5 6 7 8 9 9 तक प्रिंट करा दिए। जब यहाँ पर आए तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, आई की वैल्यू 10। और ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन चेक किए, ये कंडीशन, क्या 10 लेस देन 10 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ये प्रोग्राम में होगा फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो 0 से लेकर 9 तक हमारा प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल था फॉर लूप का। सेकंड एग्जांपल हमारा है वाइल लूप, सेकंड टाइप का लूप हमारा है वाइल लूप। फॉर लूप में क्या था, इन द फॉर लूप नंबर ऑफ आइटरेशन वाज प्रीवियसली नोन बट इन द वाइल लूप द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर टर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। इतना बड़ा लाइन लिखने का मतलब क्या है, तो फॉर लूप का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता हो, मतलब पता हो कि हमारा फॉर लूप कितने बार रन करना है। हमको अगर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता है तब हम फॉर लूप का यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन हमको नहीं पता है देन हम वाइल लूप या फिर डू वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप को यूज कब करते हैं, जब हमको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता ना हो, तो हम किसके बेसिस पर हम प्रिंट कराएंगे इसमें, टेस्ट कंडीशन या फिर कंडीशन के बेस में। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमको वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना है, जब कंडीशन फॉल्स हुआ देन हमको वाइल लूप का हमारा एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है। फॉर लूप में क्या था, इनिशियलाइजेशन मेरा सेम लाइन में था, टेस्ट एक्सप्रेशन मेरा सेम लाइन में था, और अपडेशन सेम लाइन में था। लेकिन वाइल लूप में देखेंगे तब तीनों अलग अलग है। इसके पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में पहले हम इनिशियलाइजेशन लिखेंगे, जैसे उसमें था आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आई इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या था, उसमें दूसरा था टेस्ट एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम वाइल लगाएंगे, वाइल। अगर पहले वाइल लगाकर ब्रैकेट में लिखेंगे टेस्ट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, जो कंडीशन चेक करके हमारा फॉर लूप या फिर वाइल लूप चलेगा, जो हमारा वाइल लूप चलेगा उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन किसमें लिखते हैं, वाइल के बाद हम एक पैरेंथेसिस में लिखते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक, ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए एक कर्ली ब्रेस लगाएंगे, ठीक है। ब्लॉक स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रेस का, और इसके बीच में अपना कोड लिखेंगे वाइल लूप का। कोड लिखने के बाद वाइल लूप के लास्ट में हम एक्सप्रेशन को जहाँ पर इनिशियलाइज किया था इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा वाइल लूप में मतलब जो हमारा लूप है वो इनफाइनाइट ना पहुंचे, ठीक है। इसमें क्या था, पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, देन हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे वाइल लूप के बाद पैरेंथेसिस लगाकर, फिर पूरा बॉडी लिखेंगे वाइल लूप का, उसके बाद हम एक्सप्रेशन को अपडेट करेंगे, ठीक। यही हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले हमारा वाइल लूप स्टार्ट होगा, ठीक है, वाइल लूप स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंडीशन चेक किया, और कंडीशन ट्रू हुआ देन लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन फॉल्स हुआ देन हमारा लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। और यही फिर बार बार होता रहेगा। यहाँ पर एक अपडेट वाला पोर्शन छूटा है, यहाँ पर अपडेट लगेगा, ठीक है। फिर यही बार बार होता रहेगा, टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर एक्सप्रेशन यहाँ पर अपडेट होगा,
फिर वही बार बार चेक करता है। अगर लूप फॉल्स हुआ देन लूप के बाहर आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जो भी हम 0 से 9 तक प्रिंट कराते हैं फॉर लूप में, वही सेम प्रोग्राम हम करते हैं वाइल लूप से। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे आई इक्वल टू 10, सॉरी आई इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। पहला इनिशियलाइज करना होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप मान लीजिएगा यहाँ पर आई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। पहले हम लिखेंगे आई इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद वाइल आई इज लेस देन 10। अब इस लाइन का मतलब समझिए, ये वाइल मतलब हो गया वाइल लूप। आई लेस देन 10 मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 हो, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 हो तब तक क्या करना है हमको, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आई को। आई मतलब जो आई की वैल्यू रहेगी वही प्रिंट कराएंगे। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 हो तब तक हमको आई को प्रिंट करना है। यहाँ पर शुरू में हम आई को 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, करेक्ट मतलब किए हैं। यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मतलब किए हैं। नोट्स में आपको शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है तो पहले हम प्रिंट कर दिए आई को। आई की वैल्यू 0 है, फिर चेक किए कि 0 लेस देन 10 है। हाँ 0 लेस देन 10 है तो हम पहले 0 प्रिंट कर दिए। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दिए। यहाँ पर देखेंगे लास्ट लाइन में आई की वैल्यू इंक्रीज कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अब 0 से आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है। फिर हम आई को प्रिंट कर देंगे, 1 इस बार हो गया आई का वैल्यू। फिर आई को बाई 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 से क्या हो गया आई की वैल्यू 2। अब क्या 2 लेस देन 10 है, 2 लेस देन 10 है। फिर 2 को प्रिंट करा देंगे। ऐसे करते करते हम 9 तक आएंगे। जब 9 के बाद 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 आई प्लस प्लस के बाद 10 हो जाएगा। देन चेक करेंगे क्या 10 लेस देन 10 है, 10 लेस देन 10 कभी नहीं है, देन इसके बाहर आ जाएगा। मतलब 0 से 9 तक प्रिंट करेगा, फिर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल वाइल लूप। अगर आपको मतलब थोड़ा भी समझ में ऐसा ना आए कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ठीक है। थर्ड हमारा है डू वाइल लूप। अभी फॉर लूप में पढ़े कि हमको नंबर ऑफ कंडीशन नोन होता है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन नोन होता है, मतलब हमको पता होता है कि कोड को कितने बार रन करना है। वाइल लूप में क्या होता है कि हमको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता नहीं होता है। डू वाइल में भी सेम है, हमको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन पता नहीं रहेगा, लेकिन इसमें जो कोड हमारा होगा फॉर लूप होगा एटलीस्ट 1 बार रन करेगा, एटलीस्ट 1 टाइम इसमें रन करेगा। यही डू वाइल का प्रॉपर्टी होती है। द डू वाइल इज सिमिलर टू वाइल लूप के सिमिलर है। ओनली डिफरेंस ये है कि जो इसमें कंडीशन है वो लास्ट में लगता है, जो टेस्ट कंडीशन है वो लास्ट में लगता है, जो कंडीशन जो चेक होना है। और डू वाइल लूप जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स यहीं से देख लेते हैं, यहाँ पर सिंटेक्स बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सिंटेक्स क्या है, पहले हम डू लिखेंगे, उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे और ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे कोड, और इसी कोड के अंदर हम उसको अपडेट भी करेंगे, ठीक है। मतलब जो हम इनिशियलाइज किए हैं उसको अपडेट भी करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर डू लिखे, डू से मतलब हमारा यहाँ डू वाइल लूप है। फिर लूप की पूरी बॉडी यहाँ पे लिख दिए और बॉडी के लास्ट में हम लिखेंगे अपडेट एक्सप्रेशन, जिससे हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं करते हैं लूप को तो हमारा लूप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो एक्सप्रेशन जिसके हिसाब से चेक होगा कि हमारा लूप आगे रन करना है कि नहीं रन करना है, ठीक है। इसका एक बार वो देखते हैं, क्या चीज़, फ्लो चार्ट। पहले डू वाइल लूप स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही एक बार एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर स्टार्ट होते ही एक बार एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैं कहा था। इसमें कंडीशन चेक नहीं किया, पहले पहले एग्जीक्यूट हुआ फिर कंडीशन चेक किया। एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, टेस्ट कंडीशन, और कंडीशन ट्रू है देन फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट होगा। वैसे ये बार बार होता रहेगा। और कंडीशन फॉल्स है देन लूप के बाहर जाएगी, ठीक है। ये है हमारा डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप का एक एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल जिसमें 0 to 9 प्रिंट करना है, वही वाला पुराना एग्जांपल है जो फॉर लूप से और वाइल लूप से किए हैं। इसमें आई की वैल्यू 0 है, ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन हमारा हो गया। फिर डू मतलब डू वाइल लूप। अब यहाँ पर ब्लॉक स्टार्ट करना, ठीक है। अब आई की वैल्यू बार बार प्रिंट करा रहे हैं, वही आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है तो पहले 0 प्रिंट होगी। फिर यहाँ पर 1 इंक्रीज हो गया, 1 हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, फिर चेक किए 1 लेस देन 10 है, हाँ 1 लेस देन 10 है, 1 जो है हमारा लेस देन 10 है, फिर 1 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 10 है, हाँ 2 भी प्रिंट हो जाएगा। वैसे 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद आएगा तो यहाँ पर 9 के बाद 10 कर देगा, फिर चेक करेगा 10 लेस देन 10 है, नहीं 10 लेस देन 10 नहीं है, प्रिंट नहीं होगा। मतलब ये भी 0 से लेकर 9 तक प्रिंट कर देगा, सेम एज वाइल लूप की तरह है। बस यहाँ पर कंडीशन लास्ट में चेक हो रहा है, और ये है कि एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है विदाउट कंडीशन चेक के, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट होता है तो कंडीशन चेक नहीं करता है, ठीक है। अभी वन शॉट बना रहा हूँ तो थोड़ा इसको तेजी में पढ़ा रहा हूँ। अगर सिंगल से वीडियो बनाता तो मैं आपको बहुत गहराई से इसको पढ़ाता, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही जरूरत है। तो यहाँ पर एक लूप का एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है राइट ए प्रोग्राम, एक सेकेंड, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब एक नंबर हमको यूजर इनपुट करेगा, उसको चेक करना है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। मतलब हमको यूजर से इनपुट लेना है और नंबर को चेक करना है वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, जो नंबर सामने से और मतलब उल्टा सीधा ही समान हो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। जैसे 1 to 1, अगर इसको आगे से पढ़ते हैं या पीछे से पढ़ते हैं तो सेम रहेगा।
1 2 3 2 1, अगर इसको सीधा लिखते हैं या फिर उल्टा लिखते हैं, दोनों तरफ से इसका वैल्यू सेम रहेगा, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो हमको इसी का प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमको एक नंबर मिलेगा, तो पहला प्रॉब्लम है कि नंबर को इनपुट लेंगे, नंबर को, फिर दूसरा चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक इंक्लूड स्टूडियो मतलब हेडर फाइल बनाएंगे, और एक वेरिएबल बनाए नम। नम वेरिएबल क्या करेगा, नंबर इनपुट लेगा। टेम्प वेरिएबल का क्या यूज है, प्रोग्राम में देखेंगे, और इन तीनों का प्रोग्राम यूज देखेंगे क्या है। ठीक है, ठीक है। एक नम नाम का वेरिएबल बनाए, और नम में हम नंबर इनपुट ले लिए। ठीक है, नम वेरिएबल में हम क्या किए, नंबर इनपुट ले लिए। यूजर से कहें कि इंटर द नंबर, यूजर नंबर इंटर करेगा। वो नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, वो नंबर हो गया, वो नंबर इनपुट लिया, और नंबर को हम लोग नम वेरिएबल में इनपुट ले लिए। ठीक है, सपोज दैट वो नंबर इंटर किया 1 2 1, उसको किसके अंदर ले लिए, नम के अंदर ले लिए, नम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब वही नम वेरिएबल के अंदर जो चीज था वो हम टेम्प के अंदर दे दिए, मतलब टेम्प के अंदर भी क्या आ गया, टेम्प के अंदर भी 1 2 1 आ गया। टेम्प वेरिएबल के अंदर और नम वेरिएबल के अंदर 1 2 1 आ गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि जो नंबर हम इनपुट लिए हैं वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि नंबर जो है पैलिंड्रोम है, लेकिन हम उसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से कैसे चेक करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले हमको 1 2 1 मिला, तो पहले में हम क्या किए, REM जो लिए थे रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर निकालेंगे, इस नंबर का रिमाइंडर। इस नंबर का रिमाइंडर क्या होगा, 10 से डिवाइड करते हैं तो इस नंबर का रिमाइंडर 10 से हम मॉडुलो डिवीजन करते हैं। यहाँ पर हम 10 से मॉडुलो डिवीजन किए फर्स्ट स्टेप में। पहले चेक करेंगे नंबर इज नॉट इक्वल टू, जो हम नंबर लिए हैं वो जीरो के बराबर तो नहीं है, तो हम नंबर इनपुट लिए थे 1 2 1। इस केस में हम 1 2 1 मानते हैं, लेकिन हमारा 1 2 1 क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा रन करेगा। ठीक है, हमारा नंबर जो है जीरो के बराबर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, फॉर लूप रन करेगा। फॉर लूप का पहला स्टेटमेंट क्या है कि रिमाइंडर निकालना है नम परसेंट 10। नम के अंदर क्या है 1 2 1, 1 2 1 को 10 से परसेंट करते हैं तो क्या आएगा, मतलब इसका मॉडुलो डिवीजन 10 से करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, मॉडुलो डिवीजन 10 से करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1, पहला स्टेटमेंट पूरा हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है सम इंटू 10। सम की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो इंटू 10 जीरो होगा। सम इंटू 10 हो गया, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर कर दिया, मतलब प्लस रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर के अंदर 1 है तो 1 कर दिए, 1 आ गया, मतलब हमारा सम के अंदर क्या आ गया 1। फर्स्ट स्टेप में सम के अंदर 1 आ गया। और लास्ट स्टेप में क्या किए हैं, लास्ट स्टेप में किए हैं नम, लास्ट स्टेप में किए हैं नम डिवाइड बाई 10। नम को नॉर्मल डिवीजन कर दिए हैं 10 से। नम को, नम मतलब 121 को नॉर्मल डिवीजन 10 के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.21 आएगा, मतलब 12.1 आएगा। 121 को 10 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 12.1। ये हमारा, ये हमारा इंटीजर है तो इसमें हम पॉइंट वाली चीज हटा देंगे, तो पॉइंट वाली चीज हटाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा। तो अब हम इतना याद रखें, तो हमारा सम के अंदर 1 आ गया, हमारा सम के अंदर 1 आ गया और नम के अंदर 12। तो हम इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, नम के अंदर 12 आ गया और सम के अंदर 1, इसको एक जगह लिख देते हैं। नम के अंदर 12 हो गया और सम के अंदर 1, सम के अंदर 1, नम के अंदर 12, सम के अंदर 1, और टेम्प के अंदर तो 121 फिक्स है वो। ठीक है, अब हमारा नम की वैल्यू क्या हो गया 12, और फिर ये लूप खत्म हो गया, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। फिर चेक करेगा क्या नम जीरो के बराबर नहीं है, हमारा नम 12 है और 12 जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर ये प्रोग्राम रन होगा। फिर रिमाइंडर कैलकुलेट होगा किसका, नम डिवाइड बाई 10, मॉडुलो डिवीजन 10। नम मतलब 12 को मॉडुलो डिवीजन 10 से करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। पहला में रिमाइंडर का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, REM की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ गई। सेकंड स्टेप में क्या किए हैं, सम इंटू 10 किए हैं। सम की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 इंटू 10 यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस प्लस रिमाइंडर क्या है 2, 2 कर दिए, क्या हो गया 12। तो सम की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, सम की वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, और नम की वैल्यू, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, मतलब 12 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1.2 आएगा, लेकिन हम 1 लेंगे, 0.2 हम हटा देंगे क्योंकि हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखना है कि सम की वैल्यू 12 हो गई और नम की वैल्यू 1 हो गई। इसको हम फिर से अपडेट करते हैं। नम की वैल्यू, हमारी नम की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 1 हो गई, और सम की वैल्यू 12 हो गई, और टेम्प में 121 पहले से था। ठीक, अब फिर चेक करेंगे जो हमारा नम है वो जीरो के बराबर है, नम हमारा जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि नम हमारा 1 है और 1 जीरो के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करें, रिमाइंडर निकालेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे मॉडुलो डिवीजन 10 के साथ। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 जीरो से जीरो, और हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब रिमाइंडर के अंदर 1 आ गया।
क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर के अंदर 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर के अंदर जो ये हमारा ये रिमाइंडर है हमारा, इसके अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। अब सम में सम इंटू 10 करना, सेकंड स्टेप में सम इंटू 10। सम का मान क्या है 12, 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर मतलब प्लस रिमाइंडर जो हमारा 1 आया 121, तो 121 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, नम डिवाइड बाई 10। नम मतलब इस बार नम का मान 1 है, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.1 आएगा, तो पॉइंट के बाद हमको लेना नहीं है, तो हमारा नम की वैल्यू क्या होगी 0। फिर से अपडेट करते हैं, फिर से अपडेट करते हैं पूरी वैल्यू अपनी। सम के अंदर क्या हो गया 121 हो गया, सम के अंदर 121 हो गया, टेंथ के अंदर 121 प्लस था, और नम के अंदर 0 अपडेट कर दिए इस बार। ठीक है, टेंथ के अंदर 0, बाकी सब मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नम के अंदर 0 है, फिर हम जाएंगे चेक करने वाइल लूप का कंडीशन। फिर से यहाँ से हम जाएंगे वाइल लूप कंडीशन चेक करने। तो क्या नम की वैल्यू क्या है 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 इज 0 के बराबर नहीं है, 0 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है, लिखा है 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब कंडीशन फॉल्स हो रही है मतलब ये फॉर लूप नहीं चलेगा। तो सम के अंदर क्या आ गया 121 आ गया, और टेम्प के अंदर क्या आ गया 121 आ गया। अब लास्ट में हम क्या किए हैं, अब देखिए टेम्प के अंदर 121 है, सम के अंदर 121 है। अब हम एक बार कंपाइल करते क्या किए हैं, यहाँ पर हम यूजर से यूजर डिक्लेयर किए हैं नंबर, जिसमें नंबर इनपुट लिए हैं, टेम्प जिसमें जो इनपुट लिए हैं उसको असाइन कर दिए हैं, रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर के यहाँ यूज किए हैं, सम का यूज किए सम इक्वल टू 0 जिसमें हम वैल्यू बार बार अपडेट करते रहे हैं। तो पहले क्या किए हैं, यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर जो ये वाइल लूप है इसके अंदर जो हम नंबर इनपुट लिए थे उसको हम रिवर्स कर दिए हैं, मतलब यहाँ तक हम क्या किए हैं नंबर को रिवर्स कर दिए हैं। आपको अगर रिवर्स का प्रोग्राम आए तो इतना कैलकुलेट कर कर बस आपको सम को प्रिंट करा देना है, तो आपका रिवर्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल लूप में हम क्या किए हैं, इतना चीज़ अब याद रखिए सेकंड। वाइल लूप में अभी तक हम वाइल लूप में क्या किए हैं, नंबर को उल्टा किए हैं, और जो उल्टा किए हैं उसका रिजल्ट इसके अंदर आया है, सम के अंदर आया है। हम 121 इनपुट लिए थे, इसका उल्टा किए हैं तभी 121 आया है और सम के अंदर है। अब जो हम पहले इनपुट लिए थे वो टेम्प के अंदर है, जो बाद में रिवर्स किए हैं वो सम के अंदर है। अब इस दोनों को कंपेयर कर देना है, अगर दोनों बराबर हो गए, पैलिंड्रोम में क्या था कि उल्टा सीधा अगर दोनों बराबर हो गए तो हमारा पैलिंड्रोम है, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, यही मैच करना है, तो आगे हम वही किए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए हम कंपेयर किए हैं, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर हम कंपेयर किए हैं इफ टेम्प इक्वल टू सम, अगर टेम्प सम के बराबर है, देखिए टेम्प सम के बराबर है, अगर है तो इंटर नंबर इज पैलिंड्रोम, जो नंबर इंटर किए पैलिंड्रोम है। अगर टेम्प सम के बराबर नहीं है तो एल्स में चला जाएगा, एम नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम और गेट सी। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और आपके लिए समझा देता हूँ। पहले क्या किए हैं, पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर किए वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। कौन कौन से वेरिएबल, जो वेरिएबल देने वाले हैं, नम वेरिएबल नंबर का इनपुट लेंगे, टेम्प वेरिएबल, वेरिएबल को टेम्पररी स्टोर करके रखेगा, रिमाइंडर उल्टा करने के लिए यूज करते हैं, सम जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो सम के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, सम इक्वल टू 0 में। ठीक, फिर क्या किए हैं, यूजर इनपुट लिए हैं, क्या किए हैं यहाँ पर यूजर से कहें कि आप नंबर एंटर करो, यहाँ पर यूजर नंबर एंटर किया है तो नम मिल रही है इनपुट, और जो नम में लिए हैं उसको हम टेम्प में असाइन किए हैं। क्यों असाइन किए हैं, क्योंकि नम की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसलिए हमको टेम्प में असाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक लगाए हैं, क्या करने का लॉजिक, नंबर को रिवर्स करने का। नंबर को रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो मान लीजिए 31 इनपुट दिए हैं, सपोज दैट हम 31 इनपुट दिए हैं, तो इसका रिवर्स क्या होगा 13। अगर ये पैलिंड्रोम होगा तो दोनों बराबर होंगे, पैलिंड्रोम नहीं होगा तो दोनों बराबर नहीं होंगे। जैसे कि हम 121 को उल्टा किए तो 121 का रिवर्स किए तो 121 ही आ गया, मतलब दोनों बराबर हो गए, पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम चेक करने के लिए पहले नंबर को उल्टा करना होता है, तो नंबर को यहाँ पर उल्टा किए हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर को उल्टा कर दिए, नंबर को उल्टा करने के बाद हम चेक किए हैं किससे, टेम्प में जो नंबर असाइन किए थे, नंबर को उल्टा करने के बाद टेम्प में चेक किए हैं। अगर नंबर उल्टा किए गए, जो नंबर उल्टा किए हैं, जो हम नंबर उल्टा किए हैं, एक सेकेंड, जो हम नंबर उल्टा किए हैं यहाँ पर, अगर वो टेम्प के बराबर है, जो नंबर उल्टा आया है वो सम के अंदर आया है, और जो टेम्प के बराबर है जो पहले से स्टोर है, तब वो नंबर पैलिंड्रोम है, नहीं पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब दूसरा प्रोग्राम हमारा हमारा ये है जिसमें हमको चेक करना है कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, बाकी वो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो नंबर 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, खुद से मतलब जैसे 5 है, 5 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पर जो 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो हमको क्या करना है, एक यूजर एक नंबर इनपुट देगा और वो हमको चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम किसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे
लूप की वजह से, लूप की हेल्प से, और उसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, पहले हम क्या किए, इंक्लूड स्टूडियो कर दिए, मतलब हेडर फाइल इंक्लूड किए, उसके अंदर एक नंबर इनपुट लिए जो बताया कि हमारा नंबर क्या है, और फ्लैग इसका हम यूज करेंगे क्यों आगे देखेंगे। ठीक है, अब क्या किए, हम एक यूएस नंबर इनपुट लिए यहाँ तक। ठीक, नंबर इनपुट लिए तो हम जी 1 और 2 को चेक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 1 2 प्राइम नहीं होते हैं, 1 होता है 2 प्राइम नहीं होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम कहाँ से चेक करने वाले हैं, 3 से। सपोज यूजर नंबर 3 एंटर किया, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नम तक जाएंगे, नंबर तक एक लूप स्टार्ट करेंगे जो कि 2 से स्टार्ट होगा और नम तक जाएगा। ठीक है, और उसको हम बार बार अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया, इफ नम परसेंट आई इक्वल टू जीरो, नम परसेंट आई जीरो कब होगा, नम परसेंट आई जीरो तब होगा जब रिमाइंडर जीरो होगा। और कभी रिमाइंडर जीरो कब होता है, जब कंप्लीटली डिवाइड हो, कोई भी नंबर जैसे 14 है, अगर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देन उसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर जो है हमारा वो किसी भी आई से, मतलब आई की कोई वैल्यू, मतलब 2 से लेकर नंबर के बीच में कोई, वैसे मैं नंबर मान लीजिए 7 ले लिया, सपोज दैट अगर मैं 2 से लेकर 7 के बीच में 7 किसी से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नहीं है। जैसे कि 8 है, 8 मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो गया तो प्राइम है ही नहीं। यही आप चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर 2 से लेकर नंबर के बीच में किसी से डिवाइड हो गया तो नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। ठीक है, जैसे आप एक नंबर लिए हैं, मतलब मान लीजिए मुझे 14 चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं है। तो 14 को मैं कहाँ से, इस लूप के हिसाब से मैं 2 से स्टार्ट किया। तो पहली बात, आई इक्वल 2 है, तो नम नम क्या है मेरा 14, 14 डिवाइड बाई 2 हुआ, मॉडल डिवीजन 2 हुआ, ये तो जीरो आ गया, ये तो पहले ही लूप में नहीं है, मतलब पहले ही प्राइम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, 9, 9 चेक करना है प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, पहले 2 चेक किए, आई इक्वल 2 थी, फिर ये किए नम परसेंट आई, नम मतलब 9% आई की वैल्यू पहले 2, ये हमारा हमारे जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बनाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3, अब 9 डिवाइड बाई 3 करेंगे मॉडल डिवीजन, तो हमारी फिर वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब 9 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। और हमारा कंडीशन क्या था कि प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तब एक प्राइम नंबर की एग्जाम्पल लेते हैं, 7 लेते हैं। अब इसको स्टार्ट किए आई को 2 से डिवाइड, यहाँ पर नंबर हो गया 7, 7 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीज करते हैं 3, अगर 3 से डिवाइड करते हैं 7 को, 7 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारा फिर रिमाइंडर 1 आएगा। और 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 7 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 वन 4, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 से करते हैं तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 6 से करते हैं 7 से डिवाइड, तो 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब कि अगर जो 7 को देखें हम, 7 एक खुद से डिवाइड हो रहा है और एक 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर है। बीच में कहीं डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए लगाए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले नंबर इनपुट लिए, फिर 2 से शुरू किए हैं और नंबर तक गए हैं, जहाँ तक नंबर है, जो नंबर इनपुट लिए वहाँ तक। अगर वो नंबर बीच में किसी से डिवाइड हो जा रहा है, देन वो प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर। ठीक है, और फ्लैग को 1 कर दिए, फ्लैग को पहले जीरो वैल्यू थी, अब 1 कर दिए, फ्लैग 1 मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अब प्राइम नंबर नहीं है तो वहीं ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का काम क्या होता है, यहाँ ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक का काम होता है लूप को टर्मिनेट कर देना है, फिर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है। जहाँ ब्रेक लग गया, प्रोग्राम इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ से पीछे चल जाएगा। ठीक है, ये होता है ब्रेक का काम। यहाँ तक हम कंडीशन चेक किए, अगर बीच में किसी से डिवाइड हो रहा है तो हम प्रिंट करा दिए कि नंबर जो हमारा प्राइम नहीं है, और हम बैक चले गए। ठीक है, फ्लैग को 1 करके बैक चले गए। अगर बीच में कहीं डिवाइड नहीं हुआ, मान लीजिए डिवाइड कहीं किए इसमें, इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब आई की वैल्यू जीरो होगी। आई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, देन फ्लैग की वैल्यू जीरो ही रह जाएगी। जब जब हमारा प्रोग्राम का फ्लो इफ में इंटर नहीं करेगा, देन प्रोग्राम फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि जीरो इनिशियलाइज किए थे। और जब फ्लैग की वैल्यू जीरो रहेगी तब हमारा नंबर प्राइम होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर इनपुट ले लिए। यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि नंबर डिविजिबल बाई आई, मतलब जो हमारा नंबर है वो आई किसी वैल्यू से डिवाइड कर रही है, देन हम इफ लूप एग्जीक्यूट करेंगे। और डिवाइड हो रही मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम प्राइम नंबर नहीं है प्रिंट कर दे रहे हैं और फ्लैग को 1 कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, अगर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, देन हमारा फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी मतलब हमारा प्रोग्राम जो है या फिर नंबर जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट करिएगा, बस आपको कमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। और ये पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है, इसका इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसका भी इंक्लूड करके समझा दूंगा अगली वीडियो में। बाई चांस इसमें गलती से इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, हालांकि बहुत आसान है, इसमें 2 फॉर लूप यूज होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ये दोनों प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं एरे के बारे में। एरे क्या होता है, एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, या तो फिर ये कह सकते हैं
कि एरे एक सिंपल तरीका होता है एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 5, क्या लिखता हूँ इंट ए इक्वल टू 5, मेरा ए के अंदर एक वेरिएबल आ गया 5। लेकिन सपोज दैट मुझे ए के अंदर बहुत सारे वेरिएबल स्टोर करने हैं, बहुत सारे नंबर स्टोर करने हैं, देन मैं किसका यूज करूंगा, एरे का। ठीक है, एरे क्या होता है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब एक प्रकार के कई डाटा को स्टोर कर सकता है एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर इन ए कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे देखिए कंटीजियस मेमोरी लोकेशन एक है और एक सेम डाटा टाइप, मतलब सेम डाटा टाइप मतलब एक एरे है, उसके अंदर हम जैसे एरे है, मैं सपोज मेरा ये एरे है, इस एक वेरिएबल के अंदर हम इतने सारे वैल्यू स्टोर किए हैं, 1 2 4 10 5 15 3, मतलब जितना ऐसा वैल्यू लिख रहा है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जिसका डाटा टाइप क्या है, सेम है। डाटा टाइप क्या है इन लोग का, इन लोगों का डाटा टाइप है नंबर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर सेम टाइप के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। एक मतलब एक वेरिएबल में सेम टाइप के मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हैं हम किसके अंदर, एरे के अंदर। ठीक है, एरे आर फिक्स्ड इन साइज एंड इट इज नेसेसरी टू डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे। एरे जो होता है साइज में फिक्स होता है और उसका साइज जो होता है डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है, टाइप, मतलब एरे का टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, फिर एरे टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नेम, जैसे एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हैं एरे, और यहाँ पर साइज डिक्लेयर कर दीजिए 10 20 30। ठीक है, हो गया एरे का साइज। जैसे एग्जांपल में किया हूँ इंट एरे 10, ये इस एक एरे है जिसका साइज क्या है 10 है, ऐसा है कि मैं एरे डिक्लेयर कर दिया हूँ। ये एरे डिक्लेयर करने का तरीका है। जब भी आपसे एरे पूछे या फिर कोई भी चीज़ पूछे, कोई भी टॉपिक, जैसे एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, तो इसमें तीन चीज़ आपको लिखना है। जैसे एरे पूछ दिया तो आपको एरे के बारे में 3 4 लाइन, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे इसको एक्सेस करते हैं। तो पहले एरे के बारे में 3 4 पॉइंट हम ऊपर लिख चुके हैं। एरे को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं ये देख लिए, और एरे को इनिशियलाइज मतलब एरे के अंदर कोई वैल्यू कैसे देंगे। इनिशियलाइजेशन में तो होता है कोई वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो एरे के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए पहले जैसे एरे डिक्लेयर किए हैं वही एरे का नाम लिख देंगे, डेटा टाइप एरे का, और एरे का नेम, फिर साइज, उसके बाद इक्वल टू लगाकर वैल्यू दे देंगे हम। जैसे कि इंट एरे 10 है, मैंने एक एरे है जिसका साइज 10 है, उसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉमा देखे तो वैल्यू यहाँ पर दे दिए हैं। ये वैल्यू इसके अंदर चली गई है एरे के अंदर। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे इनिशियलाइज करने का है, दूसरा तरीका है फॉर लूप के द्वारा इसको इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा तरीका है फॉर लूप के द्वारा। इससे क्या होता है, फॉर लूप से इनिशियलाइज करते हैं हम, तो हमारा रन टाइम पर, मतलब प्रोग्राम के रन टाइम पर इसमें वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर हम डिक्लेयर कंपाइल टाइम पर वैल्यू दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम रन टाइम पर वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आई इक्वल टू 0, पहले आई का मान 0 रहेगा, तो एरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू देंगे वो चल जाएगा। फिर आई का मान 1 हुआ तो एरे के 1 इंडेक्स पर जो हम वैल्यू देंगे वो चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। वैसे एरे एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना था, एक्सेस करने के लिए बस एरे का नाम लिखिए और इंडेक्स नंबर लिखिए। एरे का नाम और इंडेक्स लिखेंगे हम तो एरे का हमको एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरे क्या होता है, एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसे एरे के अंदर वैल्यू दे दिए इतना सारा, तो वैल्यू ऐसे आएगा, मान लीजिए 2 1 दिए तो 1 यहाँ पर कैसे हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर, 2 दिए सेकंड पोजीशन पर, 3 दिए थर्ड पोजीशन पर, और जो नीचे 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, ये है हमारा एरे का इंडेक्स। इसी की हेल्प से हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, और जो एरे का इंडेक्स है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। सी में एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब टाइप्स ऑफ एरे पढ़ते हैं। एरे मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एरे होते हैं, 1D एरे, अभी ऊपर जो पढ़े हैं हम वो 1D एरे था, 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका होता है 1 डायमेंशनल एरे। ये जो पढ़ रहे थे हम 1D एरे था, इसमें जो हमारा एरे होता है वो 1 डायमेंशन में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एरे होता है 1 डायमेंशन में काम करता है, इसको बोलते हैं 1D एरे। अब नीचे पढ़ने वाले हैं 2D एरे के बारे में। 2D एरे के बारे में, मतलब 2D एरे का मतलब डायमेंशन जो हमारा होगा 2 डायमेंशन में हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, 2D एरे या फिर 2 डायमेंशनल एरे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंपल फॉर्म है 2D एरे। ठीक है, इसमें हम विजुलाइज कर सकते हैं 2 डायमेंशन, वर्टिकल को बोलते हैं रो, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं कॉलम। ठीक है, यही लिखा है। इसको डिक्लेयर कर सकते हैं वैसे ही जैसे हम 1D डिक्लेयर करते हैं, इसमें 2D डिक्लेयर सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर वहाँ पर हम एक साइज पास कर रहे हैं, यहाँ पर 2 साइज पास करेंगे, m और n, जिसमें m होगा रो और n होगा कॉलम। ठीक है, सेम एज वैसे ही है। टाइप लिखेंगे जैसे इंट लिख दिए, क्या लिख दिए, फिर एरे का नाम लिखेंगे, फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू पास करते हैं। 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू पास करेंगे, पहले जो होगा नंबर ऑफ रो काउंट करेगा, दूसरा होगा नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर। टाइप जो होता है वो बताता है कौन सा टाइप का डाटा स्टोर होने वाला है।
एरे नेम तो एरे का नाम ही होता है, एम जो होता है नंबर ऑफ रो, एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम, ये हम अभी अच्छे से यहाँ पर बता चुका हूँ आपको पहले ही। ठीक, अब देखना है लास्ट पॉइंट, इसको इनिशियलाइज कर सकेंगे, 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। इनिशियलाइज करने का तरीका यह है कि इसमें दो लूप लगेगा, फॉर आई लूप, मतलब एक फॉर लूप लगेगा, उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगेगा, उसके अंदर हम ये चीज़ आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आपको ऐसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अभी आपको ये याद करना है कि ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, मतलब जो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे वो एरे के आई और जे, मतलब जो यहाँ पर आई, सपोज आई का मान 0 है और जे का मान 1 है, मतलब 0 का 1 पर स्टोर होगा। ठीक है, 0 1 2 0 1 2, यहाँ पर अगर आई का मान 1 है और जे का मान 1 है तो 1 1 मतलब 1 1 मतलब यहाँ पर स्टोर होगा वैल्यू। जैसे आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, तो वैल्यू जो देंगे यहाँ पर स्टोर होगा। आई का मान 0 है और जे का मान भी 0 है, तो यहाँ पर स्टोर होगा आगे वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में ना आए तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आ सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, अगर पहले का पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखिए एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2D एरे को, 2D एरे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हमारा 2D एरे है। ठीक, और ये हमारा नंबर ऑफ रो है, ये हमारा नंबर ऑफ, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, ये हमारा नंबर ऑफ रो है। रो को हमेशा हम फर्स्ट एम से दर्शाते हैं और कॉलम को एन से यहाँ पर जैसे दर्शाए हैं वैसे दर्शाते हैं। ठीक है, अगर एरे को एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप बहुत आसान है, जैसे आप ये याद करते हैं सेम वैसे ही ये भी है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप एरे को एक्सेस आराम से करेंगे, जहाँ स्कैनफ है वहाँ यहाँ प्रिंट कर दीजिए और यहाँ पे यहाँ का M% यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, बाकी आपका एरे का एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ये सब रन टाइम का एक्सेस। ठीक है, मेन इसका प्रोग्राम देखिए, इसका प्रोग्राम पूछता है बहुत ज़्यादा, एरे से प्रोग्राम पूछता है वही मेन होता है। अब देखिए, राइट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ओड एंड इवन नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स काउंट, मतलब कि एक एरे है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट इवन है, कौन सा एलिमेंट ओड है, मतलब जितने ओड एलिमेंट है और इवन एलिमेंट है उनका काउंट हमको, जैसे सपोज दैट यहाँ पर एलिमेंट है 0 1 2 3, तो इसमें 2 हमारा और 0 हमारा इवन है, तो इवन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आनी चाहिए और ओड की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ऐसा प्रोग्राम को बनाना है कि जो नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ओड एलिमेंट को काउंट करे, ऐसा प्रोग्राम को बनाना है। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है कि एक ऐसा एरे बना, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो ये काउंट करे कि किसी एरे में कितने नंबर ऑफ ओड एलिमेंट है और कितने नंबर ऑफ इवन एलिमेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इंक्लूड करेंगे स्टूडियो फाइल को, फिर मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन में एक एरे बनाए जिसका साइज 20 है, साइज डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। और देख लीजिए एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एरे बनाए हैं जिसका साइज 20 है। ठीक है, अब फिर हम एक आई ले लिए जिसकी वजह से हम फॉर लूप रन करेंगे, साइज साइज हम यूजर से इनपुट लेंगे कि हमारा एरे कितना बड़ा होगा, और इवन ऑड, ये इवन काउंट करेगा नंबर ऑफ इवन एलिमेंट, ऑड काउंट करेगा नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट। ठीक है, अब यूजर से कहें कि आप एलिमेंट एरे का साइज इनपुट करिए और उसके साथ हम इनपुट लेंगे। ठीक है, तो जो यूजर है, यूजर साइज इनपुट के सपोज 5, तो फॉर लूप को हम लोग सपोज डेट यूजर इनपुट के 5, तो फॉर लूप को हम 5 तक रन किया और यूजर से 5 इनपुट ले लिए। 5 इनपुट लेने के बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इवन और ओड दोनों 0 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इवन ऑड है जो है वो कितने हैं। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे, हम एरे को 2 से डिवाइड करेंगे, एरे आई, आई का मान 0 है। अब एरे आई का ये क्या करता है, ये एलिमेंट को एक्सेस करता है, एरे आई मतलब ARR आई, आई मतलब मान लीजिए सपोज आई का मान 0 है, मतलब एरे का जो 0 इंडेक्स पर है वो नंबर, उसको 2 से डिवाइड करो, अगर 2 से डिवाइड करते हैं और उसका वैल्यू 0 आ गई, मतलब 2 से डिवाइड की वैल्यू 0 आ गई, तो वो क्या हो गया, ओड हो गया, सॉरी इवन हो गया। इवन नंबर क्या होता है, जैसे 2 4 6 8 10, इसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इनपुट लिए हैं, इसके ऊपर तक हम इनपुट लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम फॉर लूप को साइज तक रन कर रहे हैं, जितना एरे का साइज है वहाँ तक रन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो नंबर मिल रहा है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो इवन नंबर है, तो इवन में हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद इवन नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो हम वो नंबर ऑड होगा, इसलिए हम ऑड में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक एरे बनाए हैं, यहाँ पर एक एरे बनाए हैं जिसका साइज है, यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आई, साइज इवन ऑड, आई हमारा फॉर लूप रन करने का हेल्प करेगा, साइज में हम यूजर से इनपुट लेंगे कि तुम किस साइज का एरे बनाना चाहते हो, जो कि लेस देन 20 देगा, यूजर कुछ भी देगा लेकिन लेस देन 20 देना चाहिए। इवन ऑड ये काउंट करेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इवन कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑड कितने हैं। ठीक है, यहाँ से यूजर से इनपुट लिए, यूजर इनपुट में सपोज कुछ भी दे दिया, उस साइज का एरिया बना दिया है और उसमें हम इनपुट ले लिए एलिमेंट, सपोज यूजर इनपुट किए 5,
तो हम यूजर्स इनपुट ले लिए 1 2 3 4 5, ये हमारा एरे इनपुट हो गया। यहाँ पर यूजर इनपुट के 5 साइज का एरे ले लिए जिसके अंदर एलिमेंट ये सब आ गए। एलिमेंट कहाँ से लिए? एलिमेंट यहाँ से, इस मेथड से एलिमेंट लिए। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इवन और ऑड की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग में एज्यूम किए हैं कि इवन ऑड की वैल्यू क्या है, 0 है। अब फिर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई मतलब फर्स्ट में आई का मान 0 है, एरे ऑफ 0 का मान क्या है, 1। और 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मॉडल डिवीजन करते हैं 1, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 1 क्या है मेरा, ऑड। तो ऑड में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ऑड की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहले 0 थी, ऑड की वैल्यू 1 हो गई। फिर 2 चेक किए, 2 से डिवाइड किए, 2 को मॉडल डिवीजन, 2 मॉडल डिवीजन 2 हो गया। 2 का मॉडल डिवीजन 2 के साथ किए हैं तो 0 आ गया, मतलब ये इवन है, तो इवन में प्लस हो जाएगा, इवन की वैल्यू 1 हो गई। अब आई की वैल्यू क्या है, 0 1 2, एरिया ऑफ 2, इसका इंडेक्स देख लीजिएगा, 0 1 2। अब एरिया ऑफ 2 पे क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। अब 3 को इसे डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब ओड में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो ओड की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 हो गई। वैसे ही 4 चेक किए तो 4 इवन है, इसमें ये वैल्यू 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ओड होगा तो इसमें इंक्रीमेंट होगा, इवन होगा तो इसमें इंक्रीमेंट होगा। और लास्ट में हम नंबर ऑफ ओड और नंबर ऑफ इवन प्रिंट करा दिए हैं। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, इतना भी हार्ड नहीं है ये। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं कुछ करूँगा, ठीक है। फिर हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमको प्रोग्राम लिखना है। मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, पहले सपोज इतना मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में ये होता है कि जो रो है उसको कॉलम में करते हैं कन्वर्ट, और कॉलम को रो में। एक रो है इसमें कॉलम में कर देंगे, 1 2 रो में था, अब 1 2 कॉलम में हो गया। 3 4 रो में था, सॉरी 3 4 हमारा, 3 4 हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे हमारा 3 4 क्या है, कॉलम में है, रो में है, इसको कॉलम में कर देंगे। 3 4 3 4 यहाँ हमारा कॉलम में है, इसका ट्रांसपोज ये हो गया। मतलब ट्रांसपोज में ये करते हैं कि जो नंबर ऑफ रो है उसको कॉलम में करते हैं, कॉलम को रो में करते हैं। अब देखेंगे ये रो था, यहाँ कॉलम में हो गया, ये रो यहाँ कॉलम में हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैट्रिक्स दें, उसको रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, बस। ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हमको एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2D अरे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2D अरे डिक्लेयर किए, जो रिजल्ट आएगा उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिए। और आरसी में क्या हो गया, रो कॉलम हो गया, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। अब यूजर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एंटर करिए, तो सपोज यूजर एंटर कर दिया नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, मतलब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और उसमें इनपुट ले लिए, दोनों के यहाँ पर इनपुट ले लिए, यहाँ पर इनपुट ले लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर एलिमेंट इनपुट ले लिए, ठीक है। इनपुट लेने का प्रोग्राम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं ऊपर लिखवाया हूँ 2D में, ले लिए आप इनपुट। अब इनपुट लेने के बाद क्या करना है, हमको उसको ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर पहले प्रिंट कराया है एलिमेंट को, यहाँ पर प्रिंट कराया है, चाहे तो आप इतना स्किप कर सकते हैं। अब आप ट्रांसपोज कंप्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो जो हमारा ए आई जे इनपुट लिए थे वो ट्रांसपोर्ट के जी आई में कर दिए। देखिए जो आई हमारा क्या है, रो है, जे हमारा कॉलम है। तो आई को हम रो को यहाँ पर कॉलम से कन्वर्ट कर दिए और कॉलम को रो से कन्वर्ट कर दिए। मतलब ट्रांस ए का आई मतलब ए का रो ट्रांसपोज के कॉलम में चली जाए और ए कॉलम ट्रांसपोज के रो में चली जाए। देखिए तो बस आई जो को बस बदलना है तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। और सिंपली एरे को प्रिंट करा देना है। प्रिंट कराना कुछ नहीं है, जैसे इनपुट लिए थे, स्कैनफ किए थे, प्रिंट कर दीजिए परसेंट डी में से जो m% ए है वो m% हटा दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर एरे को प्रिंट करा दिया है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एरे को प्रिंट करा दिया, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे। पहले हम एक एरे डिक्लेयर किए हैं ए 10 10, ट्रांसपोज हमको वेरिएबल डिक्लेयर किए जिसमें ट्रांसपोज कैसे होगा, आर आर है रो, सी है कॉलम। रो कॉलम इनपुट ले लिए, फिर एरे के अंदर यहाँ पे इनपुट ले लिए हैं। इनपुट लेना आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्या किए हैं, सिंपल एरे को प्रिंट करा दिए हैं। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पर ट्रांसपोज कंप्यूट कर दिया। ट्रांसपोज कंप्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, वही फॉर लूप आई जे वाले लिए हैं, उसके अंदर ट्रांसपोज का जे ए के आई से कन्वर्ट कर देंगे और ट्रांसपोज का आई उसे नॉर्मल एरे के जे से कन्वर्ट कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद इसको बस प्रिंट करा दिए हैं, सिंपल हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको याद ही करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इतना जल्दी समझ में नहीं आने का, क्योंकि थोड़ा ये लंबा प्रोग्राम है। अगर पहले का पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, पहले देखिए। अगर आपको एरे में इनपुट लेना आता है और एरे प्रिंट कराना आता है, तब तो आपको बहुत चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर एरे में इनपुट लेना आता है, जो मैं ऊपर सिखाया हूँ, उसको आप अगर वो समझ में आ गया है, तो आप कुछ नहीं करना है, बस आपको दो एरे लेना है, 2D एरे। 2D एरे मतलब 2D एरे मतलब जिसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए कम से कम 2 तो एरे चाहिए ना। 2 एरे ले लिए 3 by 3 का, जो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इसमें स्टोर होगा। ठीक। यूजर से इनपुट ले लिए 3D में, पहले एलिमेंट, पहले एरे में, ए वाले में, यहाँ पे ए वाले में इनपुट ले लिए। फिर दूसरा हम बी वाले में इनपुट ले लिए। यहाँ फर्स्ट एरे में इनपुट लेते हैं, यहाँ फर्स्ट एरे में इनपुट लेते हैं, यहाँ पर सेकंड एरे में इनपुट ले लिए। अब इनपुट लेने के बाद मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का मेन लॉजिक यहाँ शुरू होता है। अरे यार ये तो दिक्कत बहुत ज़्यादा कर रहा है। मेन मल्टीप्लाई का प्रोग्राम यहाँ से होता है। वहाँ तक 2 एरे में बस इनपुट लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर आई फॉर जे 2 लूप चलाना पड़ेगा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई आई जे की वैल्यू 0 हम पहले कर दिए हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई वाला टेबल है मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 0 है। अब उसके बाद उसके अंदर के वाला लूप चलाएंगे, के वाला लूप के अंदर ये लाइन आपको याद करना पड़ेगा। ये लाइन आपको याद करना पड़ेगा, सिंगल यही लाइन है जो याद करना पड़ेगा, क्योंकि एरे में इनपुट लेना आपको आता है। और एक फिर मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम में, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक में, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक टोटल, इसमें एक आई वाला लूप चलेंगे, एक जे वाला लूप चलेंगे, और जे वाला लूप में इसको इसको 0 कर देंगे, मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल को 0 कर देंगे मैट्रिक्स को। फिर के लूप चलाने के बाद ये वाला लाइन आपको याद करना पड़ेगा, और तीनों लूप यहाँ पर बंद कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन वाले को प्रिंट करना होगा। जो मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स में स्टोर किए हैं उसको बस प्रिंट कर देंगे, तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा हार्ड पड़ेगा, थर्ड यूनिट थोड़ा हार्ड है आपको। थर्ड यूनिट में आप थ्योरी तैयार करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वैसे प्रोग्राम करने पर नंबर बहुत कम मिलता है। प्रोग्राम करने पर नंबर बहुत कम मिलता है, तो मैं खुद प्रोग्राम अटेम्प्ट करके आया था और नंबर बहुत कटा था। हालांकि मैं सही सही करके आया था, बिल्कुल ठीक है। तो आप ज़्यादा थ्योरी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। अब पढ़ते हैं कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे। इसके नाम से समझ में आ रहा है कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे ऐसा एरे है जो कैरेक्टर को स्टोर करता है। कैरेक्टर एरे इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर इन द कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कैरेक्टर एरे ऐसा एरे है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं वो कंटीग्यूअस मैनर में स्टोर होता है। कंटीग्यूअस मैनर मतलब समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस मैनर में, मतलब एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं। ठीक है। इट इज ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है। कैरेक्टर एरे जो होता है हमेशा टर्मिनेट होता है इस सिंबल से, जैसे कि सपोज मेरा एरे है, एरे में कुछ एलिमेंट वो स्टोर हो गए, जैसे हेलो स्टोर हो गया, HELLO। लेकिन जब मेमोरी में जाएगा तो लास्ट इसका वर्ड होगा ये, जिससे ये डिक्लेयर होता है कि हमारे यहाँ पर एरे के जो स्ट्रिंग एरे है वहाँ पर हमारा इंड हो रहा है। ठीक है। ये कैरेक्टर एरे का है। जैसे कैरेक्टर नेम एलाइस कर दिए, तो एलाइस नेम का एक एरे डिक्लेयर हो गया, एरे होगा। ठीक है। जिसमें एलिमेंट इस तरीके से स्टोर होंगे। ठीक। ठीक। स्ट्रिंग एरे क्या होता है? स्ट्रिंग एरे ऐसा एरे होता है जो एक स्ट्रिंग को एक एलिमेंट को मिलता है। कैरेक्टर एरे क्या होता है? कैरेक्टर एरे का एक एलिमेंट जो था वो एक कैरेक्टर था, लेकिन स्ट्रिंग एरे में जो एक एलिमेंट होगा वो एक पूरा स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग एरे में एक एलिमेंट पूरा स्ट्रिंग होगा, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर वर्ड, वर्ड में हेलो ले लिए, तो हेलो HELLO एक एलिमेंट होगा, एक एक वर्ड इसका एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए रेड एक पूरा एलिमेंट है, ग्रीन एक पूरा एलिमेंट है, ब्लू एक पूरा एलिमेंट है, मतलब एक स्ट्रिंग पूरा एलिमेंट है। एक इसमें है स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग एरे में जो एक एलिमेंट होगा वो पूरा स्ट्रिंग होगा। कैरेक्टर एरे में एक जो एलिमेंट होगा वो पूरा कैरेक्टर होगा। यूजेज, कैरेक्टर एरे आर कॉमनली यूज्ड इन लो लेवल प्रोग्रामिंग। कैरेक्टर लेवल जो होते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग में होते हैं, कैरेक्टर एरे लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। ठीक है। कैरेक्टर एरे का एग्जांपल देख सकते हैं और स्ट्रिंग एरे का एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है। कुछ स्ट्रिंग एरे के कुछ फंक्शन होते हैं जो यूज होते हैं मेनली। स्ट्रिंग लेन, जो टिक मार रहा हूँ मुझे आपको याद करना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है आपको। स्ट्रिंग STR लेन, ये STR लेन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा स्ट्रिंग के लेंथ बताता है, मतलब स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं या फिर कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। STR कॉपी, STR कॉपी हमारे पूरे स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा। ठीक है। STRN कॉपी क्या है? मतलब स्ट्रिंग में कॉपी करेगा, लेकिन कहाँ से कॉपी करेगा? एन से। एन मतलब हम डिफाइन कर देंगे इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जगह आप कॉपी करिए। जैसे मान लीजिए हेलो है, हेलो को मुझे कॉपी करना है, लेकिन मुझे हेलो पूरा कॉपी नहीं करना है, यच मुझे ई से कॉपी करना है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम 1 डिफाइन कर देंगे, तो हम 1 से कॉपी करना शुरू कर देगा। ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप याद नहीं कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है।
तीसरा है स्ट्रिंग एस टी आर कैट क्या करता है, दो स्ट्रिंग है उन दोनों कॉन्केटिनेट करने का मतलब जोड़ने का काम करता है एस टी आर कैट। इसको भी छोड़ सकते हैं आप। एस टी आर कंप मतलब दो स्ट्रिंग है उन दोनों कंपेयर करेगा कौन, ये फंक्शन एस टी आर कंप फंक्शन, ठीक है। बस